तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आप लोगों ने सुना होगा कि लाइफ जो होती है खट्टी मीठी होती है। कभी कुछ अच्छे लम्हे आप लोगों को देखने को मिलते हैं तो कभी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है लाइफ कई सारी चीजों का। आप लोग बोल सकते हैं मोटे मोटे शब्दों में कि मिक्स वेज होती है। सारी सब्जियां आप लोगों को देखने को मिलती है लाइफ के अंदर में। तो इसीलिए लाइफ जो है वो आप लोग कई सारी चीजें सिखाएगी। कई सारी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप लोग पढ़ोगे फिर उससे निकलोगे तो आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा। तो कुछ ऐसी बातें यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है सीमेंट के थ्रू। आप लोगों ने देखा होगा जब घर बनाया जाता है तो सीमेंट यूज किया जाता है। जब सीमेंट ईंटों को जोड़ता है उस टाइम पर काफी नरम होता है, पर लेकिन उसको लंबे समय तक एक तरीके से मेंटेन रखने के लिए उसी पोजीशन में, ताकि घर में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको सख्त होना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हम लोगों को जिंदगी में चीजें देखने को मिलती हैं। सीमेंट भी सिखाता है जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है, पर लेकिन लंबे समय तक जोड़े रखने के लिए सख्त होना पड़ता है। यानी कि लाइफ में आप लोगों ने ये रोल कई बार अपने पेरेंट्स का देखा होगा। आप लोगों को वो प्यार करते हुए भी नजर आते हैं और आप लोगों को वो डांटते हुए भी नजर आते हैं। तो जब जरूरत पड़ती है आप लोगों को समझाते हैं, जब जरूरत पड़ती है आप लोगों को डांटते हैं। तो डांटते किस लिए? डांटते उसलिए क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें जो लाइफ में उन्होंने एक्सपीरियंस की है, वो चाहते हैं कि कुछ बुरी चीजें हमारे बच्चे फेस न करें और उनको उनसे बचाया जा सके। इसलिए वो आप लोगों को बोलते हैं कि बुरी संगत में न रहना, ऐसे काम मत करना, ये सब चीजें न करना, क्योंकि उनको पता है, वो उनका एक्सपीरियंस बोलता है कि ये चीजें गलत हैं। और कहीं ना कहीं कई बार वो भी इस प्रॉब्लम में पड़े हुए होते हैं, तो वो इसीलिए फोकस करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो इस सिचुएशन में न पड़े। तो कोशिश कीजिए, अगर घर का कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई बड़ा आदमी इस तरीके से बातें बोलता है तो उसको अमल में लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है। यानी कहने का मतलब ये, जैसे चाणक्य साहब के द्वारा बोला गया था कि दूसरों की गलतियों से सीखो, तो उन्होंने जो गलतियां की हैं या फिर जो दूसरों की गलतियों से उन्होंने सीखा है वो आप लोगों को सिखाना चाहते हैं। तो इसलिए कोशिश करो कि उनकी बातों को जरूर फॉलो करने की कोशिश करो। ओके, कल कैसा रहा आप लोगों का टेस्ट? ये सेकंड टेस्ट था आप लोगों का। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। ये 9:30 बजे आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो किस दिन आप लोगों को चाहिए, डेट आप लोग बताइएगा। इसके बाद में फिर जो उसके अगला टेस्ट होगा, फिर वो आप लोगों को होने के बाद में फिर नेक्स्ट जो उसके बाद में टेस्ट होगा वो होगा संडे में। यानी कि 2 टेस्ट हो जाया करेंगे आप लोगों के वीक में। तो आप लोगों को ये बताना है कि जो ये बीच में आप लोगों को टेस्ट चाहिए इसके बाद में नेक्स्ट, वो किस दिन आप लोगों को चाहिए। ठीक है, तो प्रीलिम्स तक हम लोग इनको कोशिश करेंगे कि कम से कम आप लोगों के 5-6 टेस्ट कंडक्ट हो जाएं, ताकि आप लोगों को एक ओवरव्यू यहां पर मिल जाए। ओके, तो इसमें करंट अफेयर भी रहता है, स्टैटिक भी रहता है, कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर भी रहते हैं। तो एक मिक्स वेज यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अटेम्प्ट करो इनको अच्छे से। और ये सारे एक तरीके से रिविजन के पॉइंट ऑफ से चीजें हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सारे पुराने क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को मैंने पढ़ाए हैं कहीं ना कहीं। तो ये सारी पीडीएफ ऑलरेडी आप लोगों के पास में है। टेलीग्राम से जाकर इनको डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी एक जगह इकट्ठी आप लोगों को ये मिल जाती हैं। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है। इसी के साथ में कोरोना वायरस के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। हमारी कंट्री में कल जो केस निकल कर आए 87,392, यानी कि 87,000 केस थे। और अच्छी बात यह कि 92,000 लोगों को रिकवर यहां पर किया गया। 1,135 लोगों की जान गई है। और टोटल यहां पर हमारी कंट्री में अब 87,909 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा केस हमारी कंट्री में है। अगर रफ्तार यही रही तो जल्दी ही हम लोग पहले नंबर पर आने वाले हैं। शायद यूएसए के इलेक्शन से पहले हम लोग पहले नंबर पर आ जाएं, तो डोनाल्ड ट्रंप को भी फायदा होगा कि हाँ, हम लोग टॉप पर नहीं, हमसे ऊपर इंडिया है जो कोरोना वायरस के केसेस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो। ठीक है, इसी के साथ में 3,12,19,000 ये यहां पर 59 के करीब केस आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं टोटल मिलाकर। इसी के साथ में 9,64,735 के करीब जो लोग हैं उनकी डेथ अब तक हो चुकी है कोरोना वायरस से। नेक्स्ट यहां पर 2,28,14,433 लोग ऐसे हैं जो यहां से रिकवर कर चुके हैं। तो ये एक ओवरव्यू है कोरोना वायरस के केसेस का, जिसके बारे में आप लोग को आइडिया रखना है। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहां पर, ये जाकर मैप में नहीं आएगा, ये है यहां पर ब्लेरिक सी। ठीक है, तो ये जो सी है देखिएगा कहां पर है ये, इसके बारे में फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो भी पूरे वीक में हम लोग डिस्कस करते हैं, सैटरडे संडे में आप लोगों को उसका रिवीजन करना होता है, ताकि आप लोग उसको लंबे समय तक याद रख पाए। रिवीजन नहीं करेंगे तो आप लोग उसको भूल जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस आप लोग रिवीजन पर रखिए। ओके, सारी पीडीएफ लेक्चर की आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है स्टडी लवर वीर के नाम से। यूट्यूब यहां पर टेलीग्राम चैनल है, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसी को ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें 1,00,000 लगभग 16,000 के करीब बच्चे जुड़े हुए हैं। किसी और चैनल को ज्वाइन मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे चैनल कई सारे इसके नाम से बने हुए हैं। फिर वहां पर वो पेड चीजें बेचने लगते हैं, फिर आप लोग बोलते हैं सर आप क्या कर रहे हो। तो मेरा उसके साथ में कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप लोगों को जेन्युइन चैनल चाहिए तो वीडियो के नीचे जो लिंक होता है उस पर क्लिक कर आप लोग जाया कीजिए, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे। वरना ये
ये लिंक आप लोग देख ले कीजिए, ठीक है। इसी के साथ में वीर तालियान के नाम से आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल पर, तो सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, या फिर वीर तालियान के नाम से आप लोग डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। आइए अब आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं, एक एक कर क्या क्या बात यहां पर की जा रही है। तो एक एक आर्टिकल को देखेंगे अच्छे से, और इसी के साथ में अगर आप लोग कहीं पर भी कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग उसको जरूर बताइए वीडियो के नीचे, ठीक है, ताकि आने वाले लेक्चर के अंदर उसको क्लैरिफाई किया जा सके। फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अभी कई सारे केस यहाँ पर देखने को मिले, तो एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को इसके बारे में दूंगा, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिक क्या है, हमारी कंट्री में किस तरीके से है, क्या क्या उससे रिलेटेड एक्ट है, इसकी बेसिक कुछ चीजें भी जानेंगे। तो रिवीजन भी आप लोगों का एक तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। आईपीएल का सीजन स्टार्ट हो गया, तो उसी के बारे में एक ओवरव्यू दिया गया है, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए क्या कंडीशन कंट्री में चल रही है, ताकि कोई कंफ्यूजन माइंड में न रहे। हेट स्पीच के बारे में आर्टिकल है, तो इसके बारे में भी हम लोग नजर डालेंगे। फिर से यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में आर्टिकल है, 19 तारीख को हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटेल में, तो उसी का एक ओवरव्यू फिर से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो रिवीजन हो जाएगा, एक ओवरव्यू में आप लोगों को यहाँ पर दूंगा। एक किताब के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो ये किताब हम लोग देखेंगे किताब क्या है, किताब का नाम क्या है और किससे रिलेटेड है, हल्का सा नजर इसके ऊपर हम लोग डालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये बात की जा रही है पीस के बारे में और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पर बातें। और एक इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर इसी से रिलेटेड, वो भी हम लोग देखेंगे। ये जो आर्टिकल है एग्रीकल्चर का, इसी के साथ में डेटा पॉइंट देखेंगे, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो इसी के साथ में इसको भी काउंट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये है आज का कार्टून, ये भी इसी से रिलेटेड है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। आज है मंडे, मंडे को यहाँ पर जो एडिटर को लेटर लिखते हैं उनको रिप्लाई करते हैं, तो ये हमारे काम का नहीं होता है। तो कुछ ये आज का हमारा एक डिस्कशन का जो चीजें हैं वो हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं आज के कार्टून के ऊपर, फिर जब एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा उसमें मैं कवर करूंगा। यहाँ पर ये जो कार्टून है ये क्या दिखा रहा है, तो आप लोगों को एक तरीके का एनालिसिस यहाँ पर करना है इस पिक्चर को देखकर, और 40 से 50 शब्द आप लोगों को लिखने की कोशिश करनी है। प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बुलडोजर टाइप में एक दिख रहा है, यहाँ पर इसके ऊपर लिखा है फार्म बिल, तो यहाँ पर एक तरीके से जो ट्रैक्टर के ऊपर कोई बैठे हुए हैं, ये कुछ ऐसे हैं जो कि यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर ये बेसिकली इसके बारे में कुछ पॉइंट्स अपने लिखने हैं कि इसको देखकर आप लोग क्या सोचते हो उस सिनेरियो को, ठीक है। तो ये बेसिकली बोलने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, और कई सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को जानने को मिलेंगे। कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप लोग के एक तरीके से माइंड का एक नेक्स्ट लेवल आप लोगों को समझ में आएगा कि दुनिया में ऐसा चल क्यों रहा है और क्या कंडीशन ऐसी देखने को मिलती है, जगह जगह जो वॉर हो रही है उसका क्या रीजन है, और कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो एक्स्ट्रा होंगी यहाँ पर, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कहां कहां से क्या इंपोर्ट और क्या एक्सपोर्ट किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं आज की जो डेट है वो है 21 सितंबर, यानी कि 21 सितंबर। आज की जो डेट है यहाँ पर, ये इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि इसको आप लोग दो नाम से जानते हैं, एक तो बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, दूसरे बोलते हैं वर्ल्ड पीस डे। तो ये जो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर अभी जिस तरीके कंडीशन ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिल रही है, तो इसकी थीम भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात की जा रही है शेपिंग पीस टुगेदर, यानी कि एक तरीके से पीस को एक शेप देनी है आप लोगों को सबको मिलकर। तो ये थीम है यहाँ पर 2020 के लिए, जो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है, ये वर्ल्ड पीस डे जिसको आप लोग बोलते हैं, तो ये इसकी थीम है, ठीक है। आर्टिकल में कहीं पर भी थीम नहीं लिखी हुई है, तो आर्टिकल में मत ढूंढिएगा, ये एक्स्ट्रा सर्च किया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आर्टिकल लिखा गया यहाँ पर, ये लिखा गया है श्री राम के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर से कनेक्टेड है, डीन है यहाँ पर ये, तो इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। तो बेसिकली कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि आज की डेट में क्या सिनेरियो है। तो पहले तो ये जो डे है इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, और इंपॉर्टेंट थीम है, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन जाता है। हालांकि महीने के एंड में आप लोगों को यहाँ पर एक वीडियो देखने को मिलती है जिसमें मैं सारे डे और थीम कवर कर लेता हूँ एक जगह इकट्ठा, तो वो एक अलग बात है, पर लेकिन अभी फिलहाल पढ़िएगा, फिर बाद में आप लोगों का रिवीजन हो जाता है। ओके, अभी बात करते हैं क्या बात की जा रही है। राइटर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो कि 21 सितंबर को आप लोगों को देखने को मिलता है, वो यहाँ पर कई सारी चीजें आज के दिन में आप लोगों को नजर आती हैं। कई जगह आप लोगों को वॉर यानी कि युद्ध, वायलेंस यानी कि हिंसा, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, कई सारे पार्ट में दुनिया में आप लोगों को देखने को मिलती है। कहां पर ये चीजें नॉर्मली आज के दिन में नजर आ रही है, तो अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, तुर्की, सोमालिया, इराक, मेक्सिको, लीबिया, तो लगभग 1000 के करीब डेथ मेनली आप लोगों को सिविलियन लोगों की यहां पर देखने को मिलती है, और मैक्सिमम जो मिलिटराइज जो अटैक होते हैं यहां पर, उसकी वजह से एक कंडीशन निकल कर आती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं और ये राइटर नहीं बोल रहे हैं, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की जो रिपोर्ट है उसके द्वारा यहां पर ये डेटा सामने निकल कर आया है।
तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये ऐसे एरिया हैं जहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आप लोगों को मैक्सिमम देखने को मिलती रहती है। जैसे अफगानिस्तान के बारे में मैंने आप लोगों से संडे में भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था काफी डिटेल में। ये सीरिया और इराक वाला पोर्शन हो गया, यहां पर आप लोगों को तुर्की देखने को मिल रहा है, ये इधर मेक्सिको आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ऊपर वाला जो रीजन है यहां पर इसके बारे में बात करें तो आप लोगों को यहां भी कई सारी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये सारे अलग अलग रीजन है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, जहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती रहती है। तो आज की डेट में यहां पर जो राइटर हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि ये अपने आप क्रिएट हो रखी है, ये प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोग नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो 79.5 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हुए 2019 में, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर इन बेचारों को जाना पड़ गया क्योंकि वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, कोई वॉर हो रहा था, कोई अटैक हो रहा था या कोई और रीजन थे। कई बार यहां पर वाटर की स्कार्सिटी की वजह से भी लोग डिस्प्लेस होते हुए नजर आते हैं, तो कई सारे रीजन देखने को मिलते हैं। पर लेकिन 79.5 मिलियन जो लोग हैं ये आर्म कॉन्फ्लिक्ट एरिया से यहां पर आप लोगों को एक साइड से दूसरे साइड में जाने हुए नजर आते हैं और कई बार प्रोसिक्यूशन की वजह से भागते हैं। इनको लगता है कि इस देश में रहेंगे तो मारे जाएंगे, या फिर अदर और भी कई सारे रीजन होते हैं जो कि यूएन रिफ्यूजी एजेंसी के थ्रू यहां पर ये बात सामने निकल कर आती है कि क्या क्या कंडीशन है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में जो नजर आ रही हैं चीजें, तो इसमें काफी बड़ा जो रोल प्ले करती हैं वो कंट्री है जो वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कंट्री है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं अभी समझिएगा। बात की जा रही है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है आज के डेट में वो कहीं ना कहीं भारी बाधाओं से गुजर रहा है। पीस जो है वो कहीं ना कहीं उसके साथ उसके रास्ते में कई सारे रोड़े अटके हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि बहुत सारी चीजें यहां पर निकल कर आ रही है, टेंशन है लोगों के बीच में, अलग अलग कंट्रीज के बीच में, तो इसके दो रीजन यहां पर बोले जाते हैं, एक तो मिलिट्री और दूसरा इकोनॉमी। क्योंकि मिलिट्री और इकोनॉमी में जो पावरफुल कंट्री है वो यहां पर कहीं ना कहीं इस चीजों को बढ़ावा देती है और इसमें सारी कंट्री आती है, जैसे यूएसए हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया। ये इनका बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि पीस और स्टेबिलिटी बनाकर रखें, यानी कि वर्ल्ड में कहीं भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले, क्योंकि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है और परमानेंट मेंबर है, इनके पास में वीटो पावर है। कौन से कितने मेंबर है जिनके पास में वीटो पावर है? तो टोटल 5 मेंबर हैं। तो यूएसए हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, इसके साथ में यूके और फ्रांस। तो पांचों के 5 मेंबर के बारे में याद रखिएगा। ये 5 मेंबर है जिसके पास में वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब अगर एक भी कोई मना कर देगा किसी काम को होने से तो वो काम नहीं होगा, सबकी सहमति जरूरी है। तो इस तरीके से ये जो मेंबर चाहें तो वर्ल्ड में शांति ला सकते हैं, काफी पावरफुल कंट्री है। पर लेकिन उल्टा काम हो रहा है, यही जो मेंबर है ये कहीं ना कहीं फ्यूल कर रहे हैं इनस्टेबिलिटी, यानी कि यही इनस्टेबिलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। जितनी भी आज के टाइम में वॉर चल रही है कहीं ना कहीं इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को हाथ नजर आएगा इन सारी लड़ाइयों में। तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा आखिर इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है, इस चीज के बारे में पता होगा आप लोगों को। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों से अगर बात करूं आज के डेट में यमन के बारे में बात करते हैं। यमन के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है वो सऊदी अरेबिया की वजह से यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो ईरान को टैकल करना चाहते हैं। तो ईरान को टैकल करने के लिए जो भी यमन के अंदर जो भी सपोर्ट ईरान के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, इसलिए सऊदी अरेबिया इसके यमन के ऊपर अटैक कर रहा है और ये सारा अटैक जो है कहीं ना कहीं ये यूएसए के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। आखिर यूएसए इसको क्यों सपोर्ट कर रहा है? यूएसए इसके लिए इसको सपोर्ट कर रहा है, अगर यूएसए इसको सपोर्ट करेगा सऊदी अरेबिया को तो सऊदी अरेबिया वार में और ज्यादा जुड़ेगा, और सऊदी अरेबिया अगर वार में और ज्यादा जुड़ेगा, यहां पर देखिए आप लोगों को यहां पर चीजें समझ में आ जाएगी। आप लोग यहां पर देखिए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो आर्म इंपोर्ट करने वाली कंट्री कौन सी है उसको आप लोग देखिए। सबसे ज्यादा आर्म इंपोर्ट करने वाली कंट्री यहां पर सऊदी अरेबिया। आज के डेट में वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा आर्म इंपोर्ट कर रही है 2015 से लेकर 2019 तक, यानी कि हथियार को खरीदने वाली सबसे बड़ी जो कंट्री है वो सऊदी अरेबिया है। तो इसका मतलब ये सऊदी अरेबिया कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में जूझ रही है। तो यहां पर आप लोग देखिए ये हो गया सऊदी अरेबिया, ठीक है, और ये हो गया यहां पर इंडिया, हमारी प्यारी कंट्री। तो इसके साथ में आप लोग देख सकते हैं यहां पर मिलाकर तो सऊदी अरेबिया किसके साथ में काम कर रही है? यहां पर यमन के साथ में। तो गल्फ ऑफ एदन आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं, तो इसके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं सऊदी अरेबिया के द्वारा। तो हथियार सप्लाई कहां से हो रही है? काफी लार्ज स्केल पर वो हो रही है यूएसए से। तो यूएसए का एक इनडायरेक्ट वे में अगर यहां पर जो लड़ाई बढ़ रही है तो इनडायरेक्ट वे में यूएसए का व्यापार बढ़ रहा है और यूएसए को एक तरीके से काफी ज्यादा फायदा यहां पर देखने को मिलता है। तो इनडायरेक्ट वे में इनका बेसिक फोकस जो रहता है वो रहता है कि इकोनॉमी को कैसे बढ़ाना है, भले ही कितने ही लोग क्यों ना मरे। ये एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स आप लोगों को देखने को मिलती है। वर्ल्ड वॉर सेकंड की अगर बात करें, यूएसए जो था एक वर्ल्ड की पावरफुल कंट्री उभर कर आया, क्योंकि इतने लार्ज स्केल पर उतने हथियार सप्लाई किए गए इसके द्वारा वर्ल्ड को कि आज की डेट में वर्ल्ड में सबसे पावरफुल पोस्ट पर यूएसए बैठा हुआ है। हालांकि उसको संभालने वाला इंसान जो है वो एक
पावरफुल पावरफुल इंसान नहीं है। चलिए देखते हैं, इलेक्शन है अभी, नवंबर के महीने में क्या होता है वो चीजें बाद में पता चलेगी। तो ये सारी जो कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये सारी कंडीशन आप लोगों को ये दिखाती है कि जो बड़ी बड़ी कंट्री है ये खुद ये चाहती है कि कहीं पर शांति न रहे। अगर शांति रहेगी तो इनके हथियार की जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आज की डेट में हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने हथियार बेचने के लिए काफी आतुर रहते हैं। आप लोगों को पता है कि वो एक बिजनेसमैन राष्ट्रपति है, तो इसलिए यहां पर इनका काफी बड़ा फोकस इसके ऊपर रहता है। तो बहुत सारे जो गल्फ के इसके अलाइक कंट्री, सऊदी अरेबिया के बारे में आप लोगों को बात की, इनको इनसिक्योरिटी के नाम पर इनके उनको डरा कर और बोलता है कि इनसिक्योरिटी रहेगी अगर आप लोग हथियार नहीं खरीदोगे, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं इसके हथियार, ऐसी बातें बोलकर इनको हथियार सप्लाई इनके द्वारा किए जाते हैं। इसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाली कंट्री कौन सी है? सऊदी अरेबिया। ये जो रिपोर्ट है यहां पर सिप्री के द्वारा तैयार की जाती है। सिप्री की फुल फॉर्म आप लोग लिखिएगा, क्या है सिप्री यहां पर, इसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस भी किया है। वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाली कंट्री है हमारी कंट्री। रीजन क्या है? रीजन है पाकिस्तान एंड चाइना। तो इस तरीके से आप लोग समझिए। तीसरे नंबर पर इजिप्ट हो गया, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया, पांचवें पर चाइना आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये वो कंट्री है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हथियार खरीद रही है। चाइना की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे ये लगता है कि वर्ल्ड में पांचवें नंबर पर ये खरीदने वाली कंट्री है और पांचवें नंबर पर ही सबसे ज्यादा बेचने वाली कंट्री भी चाइना है। यानी कि चाइना एक बैलेंस बनाकर चल रही है, बाकी सारी कंट्री प्रॉब्लम में है। इजिप्ट के बारे में बात करें, इजिप्ट भी काफी बड़ी प्रॉब्लम फेस करती है, तो इसलिए इजिप्ट भी आप लोग काफी ज्यादा हथियार खरीदती हुई नजर आती है। सबसे ज्यादा बेचने वाला कौन सा है? यूएसए। इसीलिए कहीं भी आप लोग देखिए, पास्ट में अगर आप लोग बात करें, ईरान के बारे में बात कर लीजिए, लीबिया के बारे में बात कर लीजिए, सीरिया के बारे में बात कर लीजिए, अगर बात करें पास्ट में बहुत सारी ऐसी कंट्री रही है जहां पर इसके द्वारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इंटरफेयर किया गया, या फिर आज के डेट में लेटेस्ट अफगानिस्तान के बारे में बात कर लीजिए, तो ये वो कंट्री है जहां पर यूएसए एंट्री करता है अपनी, और कहीं ना कहीं फिर वहां पर हथियार सप्लाई करने का भी काम करता है। तो इसलिए वर्ल्ड में 36% शेयर अकेला यूएसए का है। दूसरे नंबर पर रसिया चल रहे हैं यहां पर, तो रसिया भी पीछे नहीं है, रसिया भी दूध का धुला नहीं है। रसिया भी कहीं ना कहीं चाहता ही है कि वर्ल्ड में लड़ाइयां चलती रहे, तभी उसकी हथियार की जो इंडस्ट्री है वो फल फूल पाएगी। तीसरे नंबर पर फ्रांस नजर आएगा आप लोगों को, चौथे नंबर पर जर्मनी, और पांचवें पर हो गया यहां पर चाइना। बाकी अदर वो सारे कंट्री हैं यहां पर, वो 26% में है। तो आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा कि आधे में राम और आधे में गाम, यानी कि एक पर्टिकुलर ये एरिया में आ गया अकेला यूएसए और बाकी में बचे हुए सारे आगे। तो ये होता है बेसिकली कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है एक पर्टिकुलर इंसान के हिस्से में आ जाना। तो इसलिए ये डायलॉग आप लोगों ने कई बार बुजुर्गों से सुना भी होगा। तो ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन एक तरीके से वॉर और बिजनेस जो होते हैं एक तरीके से उसका गेम होता है। यानी कि जो वॉर होता है वो एक तरह का गेम है जिसमें बिजनेस को ध्यान में रखते हुए वॉर को आगे बढ़ाया जाता है, और इसमें काफी ज्यादा फायदा यहां पर यूएसए और रसिया का देखने को मिलता है, जो कि सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो जो इस सीरिया में, यमन में, लीबिया में जो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये कंडीशन है नहीं है, ये कंडीशन बनाई गई है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोगों ने जो सलमान खान वाली वांटेड मूवी देखी होगी ना, जब गनी भाई आता है वापस तो कहता है कि तू यहां आया नहीं गया, तू लाया गया है, ठीक है। तो वही चीज है कि तेरे दाहिने हाथ को मेरे बेटे ने मारा इसलिए तू यहां पर है। तो वही कंडीशन है कि यहां पर जो ये वॉर चल रही है ना इस तरीके से, तो ये जो वॉर की कंडीशन बनी रहती है, ये कंडीशन इसलिए बनी रहती है यहां पर क्योंकि जो कंट्री अपना बिजनेस कंटिन्यू रखना चाहती है, वो चाहती है कि यहां पर ये वॉर कभी भी बंद न हो और ये कंटिन्यू यहां पर चलता रहे। तो वो सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात करूं यूएसए, रसिया और चाइना भी कहीं पीछे नहीं है आज के डेट में, ये भी टॉप सप्लायर में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि चाइना भी आज के डेट में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है अलग अलग कंट्री के साथ में। तो चाइना का अगर देखें, अगर चाइना भी कई जगह कई लेवल पर ये इनेबल करता है इथनिक वायलेंस, इसी के साथ में एक्सट्रीम ह्यूमन जो राइट्स हैं उसकी अब्यूज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसने अफ्रीकन कंट्री पकड़ रखी है, जैसे कि साउथ सुडान हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो हो गया, इसी के साथ में पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया। तो इस एरिया में काफी बड़ा एरिया है जो चाइना भी कवर करता है। तो चाइना भी दूध का दूल्हा नहीं है, चाइना भी पीछे नहीं है, और चाइना तो दूध का दूल्हा हो ही नहीं सकता, क्योंकि चाइना तो वैसे ही आप लोग समझते हैं कि क्या बातें बोले बस इसके बारे में। चलिए जो भी है, तो मतलब कहने का ये कि अपने फायदे के लिए चाहते हैं वर्ल्ड में लड़ाई लगी रहे, तभी इनका हथियार जो है ये कोई खरीदेगा, यानी कि ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं दूसरों की लड़ाई के ऊपर। यूएन सिक्योरिटी जो जनरल है उनके द्वारा कैंपेन चलाए गए कई बार यहां पर कि ग्लोबल सीज फायर करो। सीज फायर का मतलब क्या होता है? सीज कर दो फायर, यानी कि लड़ाई को रोक दो, पर लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये तो जो यहां पर आज के में देखें जो जनरल सेक्रेटरी हैं यूएन के, तो एंटोनियो गुटेरेस यहां पर ये जो बात करते हैं, बोलते हैं कि कोविड-19 के ऊपर भी ध्यान दे लो भाई साहब, लड़ाई वड़ाई को छोड़ दो साइड में, पर लेकिन कंडीशन ऐसी नहीं निकल कर आती है कंटिन्यू। अगर इस तरीके से लड़ाई छूट जाएगी तो फिर इनका बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगा, उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो इसलिए उसको भी कंटिन्यू रखना है। यूएन इसी के साथ में अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अफ्रीकन यूनियन हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये चाहती है कि कहीं ना कहीं नेगोशिएशन देखने को मिले और एक तरीके से ये जो वॉर जोन है उसको रोका
जा सके। तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी वही है जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये रुकती नहीं है, ये चीजें कंटिन्यूअस चलती रहती हैं। रीजन वही है, ये सारी कंट्री, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअल में कंडीशन क्या है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है ये रिपोर्ट के बारे में। कई बार पास्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है हथियार खरीदने और हथियार बेचने वाली कंट्री। तो हमारी कंट्री पहले टॉप पर रहा करती थी, अब सेकंड नंबर पर हमारी कंट्री आ गई है, क्योंकि हमारी कंट्री में जैसे कि कई सारे प्रोग्राम अभी चलाए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान हो गया, ठीक है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हो गया। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं अपनी कंट्री पर ऊपर ज्यादा फोकस देना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा एक एरिया भी आप लोग बोल सकते हैं। तो वर्ल्ड के टॉप सबसे बड़े लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है और सबसे बड़े लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है, यानी कि सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले और सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाली कंट्री कौन सी है। तो ये बैलेंस आप लोग इसका जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, छोटा सा आर्टिकल है, ज्यादा बड़ा नहीं है, हल्का सा एक आइडिया आप लोगों को दे देता हूं। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन हालांकि पूछे नहीं जाते हैं, पर कई बार आप लोगों से मतलब चीजें, मान लीजिए आप लोग गेम अपनी हॉबी बताते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन बन जाते हैं, और दूसरे जो वनडे टाइप एग्जाम होते हैं आप लोग उनमें क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो हल्का सा आइडिया आप लोग फिर भी रख सकते हैं, पता रहना चाहिए आखिर चल क्या रहा है हमारी कंट्री से रिलेटेड चीजें। तो एक अवेयरनेस होनी चाहिए। बात की जा रही है आईपीएल के बारे में, जिसको बोलते हैं इंडियन प्रीमियर लीग। तो ये हमारी कंट्री का एक तरीका क्रिकेट है, और ये क्रिकेट जो है हमारी कंट्री में आज के डेट में सबसे महंगा गेम आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो इंडस्ट्री है वो काफी लार्ज स्केल पर इसके साथ में कनेक्ट रहती है। आखिर क्या कंडीशन है अभी क्यों न्यूज में, समझ लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग, जिसको आप लोग आईपीएल बोलते हैं, हमारी कंट्री में 2008 में इसको स्टार्ट किया गया था, और 2008 में जब स्टार्ट किया गया ये इतना फिक्स हो गया कि कंट्री में चाहे कुछ भी क्यों ना चलता रहे, इसका सीजन वो नहीं रुकता है। 2008 में स्टार्ट हुआ, पर लेकिन 2009 में 2014 में इलेक्शन थे, तो उसके चलते यहां पर इसको दूसरी जगह थोड़ा एक तरीके से पोस्टपोन किया गया। जैसे कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इंडिया, जिसको बीसीसीआई आप लोग बोलते हैं, हमारी कंट्री में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है। तो इसके द्वारा 2009 में तो साउथ अफ्रीका में इसको कर दिया गया पोस्टपोन, और स्टार्टिंग में यहां पर क्या किया गया, ये यूएई के अंदर यहां पर देखने को मिले स्टार्टिंग के कुछ मैच 2014 में, यानी कि कुछ भी हो गया पर लेकिन ये गेम कंटिन्यू रहा। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। 2020 जो था वो काफी डिफिकल्ट ईयर हो गया, कोरोना वायरस के चलते काफी बड़े बड़े जो इवेंट थे इवन उनको पोस्टपोन और कैंसिल कर दिया गया। जैसे ओलंपिक के बारे में बात करें, ओलंपिक को पोस्टपोन कर दिया गया, 2020 में होने वाला था टोक्यो के अंदर, इसको 2021 में कर दिया गया। टोक्यो के अंदर हो रहा है ओलंपिक, याद रखना। अच्छा, 2024 का ओलंपिक कहां पर हो रहा है, चलिए आप लोग ये बताइए, ठीक है। ये तो 2020 का तो बता दिया। इसी के साथ में विंबलडन जो है वो कैंसिल कर दिया गया। विंबलडन ही है कहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है लंदन के अंदर में, ठीक है। तो चार चीजें आप लोगों को यहां पर पता होनी चाहिए। विंबलडन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, और यूएसए ओपन हो गया। ये बताइए आप लोग ये कौन कौन से कोर्ट पर खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट पर, ग्रास कोर्ट पर, क्ले कोर्ट पर। तो ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं बेसिकली। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, एक बार रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, और फिर से कल जब आंसर बताऊंगा तो बता दूंगा। तो सब पार्टिसिपेट किया कीजिए आंसर देने में। आईपीएल का 13th एडिशन यानी कि 13वां संस्करण अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है आबू धाबी के अंदर। तो शेख जियाद स्टेडियम के अंदर ये आबू धाबी जो है वहां पर ये अभी मैच देखने को मिल रहे हैं। आइए आप लोगों को अबू धाबी लेके चलता हूं, थोड़ी सी देर लगेगी, कम से कम आप लोगों को घुमा दूंगा सुबह सुबह, तो आप लोगों को फिर मैच देखने में मजा आएगा, ठीक है। तो यहां पर अभी आप लोग देखिएगा, आप लोगों को एग्जैक्ट जो लोकेशन अभी आप लोग यहां पर समझ में आएगी कि ये जो गेम है कहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अबू धाबी जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल है, ये हो गया यहां पर अबू धाबी, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया दुबई, ओके। तो ये पर्टिकुलर एरिया जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अबू धाबी का नाम लेते ही मुझे अपने एक फ्रेंड की याद आती है, वो मर्चेंट नेवी में है, तो कई बार वो यहां पर इस एरिया में काफी लंबे समय तक रहा है, तो इसलिए मुझे काफी इंटरेस्टिंग नाम लगता है, कई बार याद आ जाती है। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पर आप लोग को ये गेम देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा हल्का सा। ये एरिया है पर्शियन गल्फ है यहाँ पर, और इसी के साथ में गल्फ ऑफ ओमन है। एक और इंपॉर्टेंट एरिया आप लोग को बता देता हूँ जो कई बार न्यूज में रहते हैं, यहाँ पर इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर अगर आप लोग आएंगे तो आप लोग यहाँ पर जैसे थोड़ा सा दिखा देता हूँ, चलिए ये ऊपर ईरान हो गया, तो इसके चलते ही जो पर्टिकुलर एरिया हो गया यहाँ पर जो गल्फ यहाँ पर हो गया पर्शियन गल्फ, और इधर हो गया गल्फ ऑफ ओमन, तो इसके बीच वाला जो एरिया है यहाँ पर ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको बोलते हैं हार्मुज, ठीक है। तो ये हार्मुज आप लोग देखते हैं यहाँ पर, तो स्टेट ऑफ हार्मुज के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है इसको। तो ये पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन कि जो पर्शियन गल्फ है और गल्फ ऑफ ओमन है उसको कनेक्ट कौन करता है, तो स्टेट ऑफ हार्मुज उसको यहाँ पर कनेक्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो यहाँ पर मुझे आप लोग को बताना था, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। पहले अगर बात करूं यहाँ पर, ये चैंपियन जो थी वो मुंबई इंडियंस हुआ करती थी यहाँ पर, यानी कि जो लास्ट सेक्शन में जो चैंपियन थी मुंबई इंडियन, और जो यहाँ पर बेसिकली रनर अप थी वो थी चेन्नई सुपर किंग। अच्छा, आप लोगों से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए आप लोगों की फेवरेट टीम कौन सी है, और फेवरेट टीम जोन सी भी है वो किस रीजन की वजह से है। रीजन जरूर दीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो रीजन जरूर मांगा जाता है, तो आप लोग रीजन जरूर बताइएगा। अच्छा हाँ, पोस्टपोन के बारे में बात करें तो ये कई सारे बच्चे इस तरीके का जो मेल था, कई सारे बच्चों ने मेल पे सेंड किया मुझे, और आंसर राइटिंग ग्रुप में भी यहाँ पर सेंड किया है।
तो यहां पर देखिए न्यूज निकल कर आ रही है 20,000 के करीब जो उम्मीदवार हैं उनके द्वारा एक याचिका पर हस्ताक्षर किया गया है यहां पर अभी कि पोस्टपोन करना है यहां पर यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है। तो देखिए ये जो न्यूज है यहां पर ये कई तरीके आप लोगों को न्यूज यहां पर देखने को मिलेगी। कई सारे यहां पर ये भी बोल रहे हैं कि एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा यहां पर देना चाहिए जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनको। तो आपका जो एग्जाम है वो 4 तारीख को है, ठीक है। तो आप लोग अपने एग्जाम को कंटिन्यू रखिए, जो भी रिजल्ट आता है जो भी कोई चीज होती है वो सारी चीजें सबके लिए होगी। आप लोगों को अपना जो एक प्रिपरेशन का जो जोन है उसमें आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। तो वो आप लोगों को कंटिन्यू रखना है बेसिकली यहाँ पर। तो इसके बारे में मत सोचिए कि कैंसिल होगा या फिर जो होगा पोस्टपोन होगा या फिर जो भी चीजें होंगी वो सारी चीजें अपनी जगह। जब आईपीएल यहां पर हो सकते हैं तो एक तरीके से एग्जाम भी कंडक्ट कराए जा सकते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। हालांकि वो एक अलग कंट्री में हो रहे हैं, अपनी कंट्री का अलग फंड है, पर फिर भी इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा कि हाँ अपनी एग्जाम पर फोकस दे रहे हैं इन सब न्यूज से दूर हटकर, क्योंकि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के भी कई सारे मुद्दे भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। यहां पर अभी एक केस इसके बारे में बता देता हूं, उससे मिलता जुलता ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो बात की जा रही है यहां पर, क्या बात की जा रही है कि यूपीएससी को पोस्टपोन कर दो, ठीक है, जो प्रीलिम्स है। तो यहां पर अभी एक राइटर है, सॉरी राइटर नहीं, एक एक्टर है सूर्या, तो साउथ इंडिया के हैं, इनके द्वारा क्या बोला गया कि जो अभी नीट का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग उसको पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि जो जज हैं वो एक तरीके से आज के में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने केसेस सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। तो उसके चलते आप लोग कंडीशन ये देखने को मिलेगी कि यहां पर वो तो अपने घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, पर बच्चों को देने की एग्जाम देकर आओ, ठीक है। तो ऐसी बात इनके द्वारा एक ट्वीट किया गया और वो जो ट्वीट था वो वायरल हो गया। तो एक जज ने उसको देखा, तो जज ने बोला यहां पर कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज इनके खिलाफ लगना चाहिए। पर लेकिन अभी प्रशांत भूषण केस, जो प्रशांत भूषण साहब वाला केस था, उसके चलते जो सुप्रीम कोर्ट था वो अपने ही बिछाए हुए जाल में आकर फंस गया था, जब यहां पर प्रशांत भूषण साहब के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया गया। तो उस टाइम पर वहां पर काफी एक अच्छी समझ ली जो जज ने, और कहीं ना कहीं बोला कि क्रिटिसिज्म से कहीं ना कहीं दूर उनको रहना है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई क्रिटिसाइज करेगा तो वो तुरंत इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो काफी ज्यादा जो न्यूज में यहां पर ये है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो एक्ट है इसके बारे में थोड़ी सी मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं। हमारी कंट्री में सबसे पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो आया था ये आया था 1926 में। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर जुडिशरी के अंदर कोई इंटरफेयर करता है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या फिर उसके जजमेंट के अंदर, तो यहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज यहां पर लगेगा। तो दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, एक तो सिविल कोर्ट और दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सिविल का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल तरीके से अगर यहां पर जज जो है वो आप लोगों को बोलता है कि भैया इस तारीख में आप लोगों को यहां पर आना है, आप लोग उसको डिनाई करते जा रहे हैं, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज आप लोगों के खिलाफ लगा देगा। तो ये सिविल कैटेगरी में आता है। क्रिमिनल कैटेगरी में कौन सा आता है? क्रिमिनल कैटेगरी में आता है कि जब आप लोग यहां पर इसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे होना चाहिए, कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं उसकी जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर में, तो तब यहां पर आप लोगों के खिलाफ ये है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये दो हैं जो जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। हमारी कंट्री में कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट एक्ट है 1926 में यहां पर देखने को मिला था अंग्रेजों के टाइम पर, ताकि जो पावर है यहां पर कोर्ट को दी जा सके, अगर कोई जो है उसमें इंटरफेयर करता है फालतू में तो कोर्ट को एक पावर दी जा सके। कई सारे राज्य ऐसे थे यहां पर, जैसे हैदराबाद, मध्य भारत, मैसूर, जो अंग्रेजों के टाइम की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है, उन्होंने इसके ऊपर फोकस देकर चला। फिर आगे चलकर हमारी कंट्री आजाद हुई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1952 आया, उसमें आगे चलकर चेंज किया गया। अब आज के में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 है। इसका सेक्शन सेकंड ए जो है ये बात करते हैं यहां पर कि दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, जिसके चलते यहां पर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगता है। जो प्रशांत भूषण साहब के खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा था ये था क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं, तो ये बेसिक हो गई। तो अभी यहां पर जो सूर्या वाला केसेस के अंदर क्या हुआ, एक जज थे जिन्होंने बोला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगना चाहिए, तो यहां पर फिर समझ में आया कि अभी प्रशांत भूषण साहब वाले जो केस है उससे गलती से सीख लो, यानी कि चाणक्य साहब की जिनको नीति याद आ गई कि दूसरे की गलती से सीख लो, तो यहां पर इनके खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज चलने वाला था उसको खारिज कर दिया गया है। अब इनके खिलाफ ऐसा कोई भी चार्ज नहीं चलने वाला है। तो इसके चलते यहां पर जो है अभी ये मुद्दा शांत हो गया है, ठीक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है इसका एक ओवरव्यू आप लोगों के सामने, तो इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन माइंड में आप लोगों के नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यह इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के अंदर में 3 बिल लेकर आए गए थे। देखिए स्टार्टिंग में ये थे ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस का मतलब होता है जब हमारी पार्लियामेंट जो है वो वर्किंग नहीं है, एक तरीके से पार्लियामेंट काम नहीं कर रहा है, तो हमारे जो प्रेसिडेंट है उसके हाथ में पावर होती है कि अंडर आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत ये ऑर्डिनेंस लेकर आ सकता है। सेम पावर गवर्नर के हाथ में होती है आर्टिकल 213 के तहत, यानी कि दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ये आर्टिकल 123 जो है ये प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होती है, आर्टिकल 213 जो है गवर्नर के हाथ में पावर होती है ऑर्डिनेंस लाने की।
यानी कि कुछ ऐसा इमरजेंसी का मुद्दा एकदम आ गया अगर यहां पर कि हाँ कोई इंप्लीमेंट करना जरूरी है और पार्लियामेंट काम नहीं कर रही है या फिर स्टेट की असेंबली काम नहीं कर रही है, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को पावर दे रखी है हमारी कंट्री के संविधान ने कि यहां पर ये ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं, जिसको हिंदी में आप लोग अध्यादेश बोलते हैं। पर लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट या फिर असेंबली अपना काम करना स्टार्ट करती है तो उन अध्यादेश को बिल में कन्वर्ट कर उनको एक्ट बनाने की कोशिश की जाती है। यानी कि जैसे ही ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में पहुंचते हैं तो बिल बन जाते हैं और पास होते ही फिर ये एक्ट बन जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर आप लोग यहां पर देखने को मिलता है। अब इसके बारे में बात करते हैं क्या कंडीशन चल रही है। कंडीशन यहां पर यह कि 3 ऑर्डिनेंस अभी हमारी कंट्री में पार्लियामेंट में देखने को मिले, जिसके खिलाफ जो फार्मर है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये अभी फार्मर का प्रोटेस्ट आप लोगों को देखने को मिला, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो समझ लेते हैं 3 कौन कौन से यहां पर ये एक्ट हैं उनके बारे में आप लोग बात कीजिए। एक्ट नहीं सॉरी ऑर्डिनेंस है, अभी एक्ट बनेंगे आगे। तो यहां पर यह है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, ये प्रोविजन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। दूसरा यहां पर ये फार्मर इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एंड ओन प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। नेक्स्ट बात की जा रही है इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। तो टोटल मिलाकर 3 ऐसे ऑर्डिनेंस हैं जिनको बिल में कन्वर्ट किया गया और इनको पास कराया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर में। तो 2 तो सही है, ये वाले नीचे वाले जिसमें बात की जा रही है सेकंड वाले में है यहाँ पर फार्मर इंपावरमेंट और प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस और फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस। इसी के साथ में इसेंशियल कमोडिटी जो भी होते हैं उससे रिलेटेड बात की जा रही है। पर लेकिन ये जो पहले वाला है, ये पहले वाला काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, यहां पर ऐसा बोला जा रहा है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है तो एक ओवरव्यू में आप लोगों को यहां पर देता हूं। पहला वाला जो है बेसिकली यहां पर ये 4 एरिया पर फोकस देकर चल रहा है। एक तो बोल रहा है ट्रेड, दूसरा बोल रहा है ट्रेडर, तीसरा बोल रहा है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और चौथा बोल रहा है मार्केट फी। ट्रेडर एरिया जो है यहां पर इनके द्वारा वो चेंज किया गया है। इसके तहत यहां पर नॉर्मली एक नया ट्रेडर एरिया बनाने की बात की जा रही है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के अलावा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एपीएमसी बोलते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, यानी कि राज्य गवर्नमेंट के अंडर में आती है, जहां पर किसान जो है वो अपना जो भी गेहूं वगैरह है उसको ले जाकर बेचते हैं, जिसको आप लोग मंडी भी बोलते हैं कई बार। तो ये जो मंडी है ये काम करती है और यहां पर कई सारे बिचौलिया होते हैं जो यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो ये सारा काम आप लोगों को यहां से देखने को मिलता है। तो बेसिक मतलब यहां पर ये है कि राज्य के अंदर यहां पर एपीएमसी मार्केट आती है जो काम करती है। अब इसके अलावा एक ट्रेड एरिया बन जाएगा जो कि ऑल्टरनेटिव होगा एपीएमसी का, और जो कि यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एपीएमसी में से या फिर ट्रेड एरिया में से कोई भी चूज कर सकते हो, फार्मर के पास में ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन होगा तो यहां पर या तो इसमें जा सकते हैं या फिर इसमें जा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि यार फिर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट यहां पर इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि देखिए एपीएमसी के अंदर जो ट्रेडर्स रहेंगे, एपीएमसी के अंदर जो एरिया रहेगा वो सारा एरिया एक्सक्लूड कर दिया गया है यहां पर, जो कि ट्रेड एरिया के अंदर आने वाला है। यानी कि एक तरीके से एपीएमसी का एरिया और ट्रेड एरिया का जो एरिया रखा गया है वो अलग अलग रखा गया है, दोनों को एक तरीके से कवर नहीं किया गया। कई सारे एरिया ऐसे हैं यहां पर जो कि इसके अंदर लाने चाहिए थे, पर लेकिन इसको इसके अंदर नहीं लाया गया ट्रेड एरिया के अंदर, यानी कि नया ट्रेड एरिया क्रिएट कर दिया गया है। तो ये बिल्कुल ऐसी हो गया जैसे हमारी कंट्री में मान लीजिए सीबीआई है, ठीक है, हमारी कंट्री में सीवीसी है, तो फिर लोकपाल क्यों लेकर आ रहे हो यार? कई सारी आप लोग पैरेलल बॉडी बना देते हो, फिर काम कोई सी भी नहीं करती है, बस पड़ी रहती है। तो यही बोला गया कि पैरेलल में एक और एरिया को क्रिएट कर रहे हो, इसी के अंदर आप लोग सारी फैसिलिटी प्रोवाइड क्यों नहीं कराते? पर लेकिन यहां पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में झड़प है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप लोग जो भी यहां पर एक तरीके से फीस वगैरह लगाते हो इसके ऊपर, जो भी यहां पर एक तरीके से आप लोग बिचौलिया का जो कंसेशन होता है वो सारा, तो वो सारा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, लगभग टोटल कॉस्ट का 8.5% यहां पर बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि फार्मर अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो 8.5% ज्यादा है ये बिचौलिया खा जाते हैं और तब जाकर मार्केट में आता है, तो उसका प्राइस काफी ज्यादा हो जाता है। तो बहुत बड़ा रीजन है, फार्मर को उसका प्रोड्यूस जितना मिलना चाहिए उतना उसको नहीं मिल पाता है। तो ये काफी बड़ी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में झड़प चल रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट को मजा चखाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं, यहां पर ये ट्रेड एरिया बनाया गया है। ट्रेडर जो है यहाँ पर यानी कि जो व्यापार करेगा यहाँ पर इनको प्रॉपर लाइसेंस मिला रहता है इस मंडी के अंदर में, पर लेकिन यहाँ पर ये बोला गया अगर इनके पास में पैन कार्ड है ना तो उससे भी काम चल जाएगा। तो इससे क्या प्रॉब्लम है? इससे ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि कल को किसानों के साथ में धोखा हो सकता है। यहाँ पर ये जो बिचौलिया रहते हैं ये कई बार किसानों को लोन भी दे देते हैं, आराम से किसानों का काम चलता रहता है, एक तरीके से अच्छा खासा रिलेशन होता है इनके बीच में। पर लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी, यहाँ पर ये पैन कार्ड के बेस पर किसी के पास भी पैन कार्ड है तो वो ट्रेड जाकर कर सकते हैं यहाँ पर। तो इनडायरेक्ट वे में बोलिए तो ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि हर एक कोई भी अगर आकर ट्रेड करना चाहे उसके लिए इसको ओपन किया जा रहा है, और बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं कहीं ना कहीं वो आकर यहां पर टिक जाएंगे और ये किसानों से सामान खरीदेंगे। तो किसानों से सामान खरीदेंगे
तो किसानों को सामान का प्राइस अच्छा मिलेगा। पर लेकिन बात ये बोली जा रही है कि कल को अगर ये ट्रेडर जो हैं, जो यहाँ पर ट्रेडर जो है बड़ी बड़ी जो मार्केट कंपनी अगर ये आ जाती हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कल को ये अपना अस्तित्व ऐसा बना ले कि ये एपीएमसी तो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा फीस लगती है, इसके चलते लोग इनमें काम करना बंद कर देंगे, यहाँ पर अपना सामान बेचना बंद कर देंगे। पर लेकिन आगे चलकर अगर ऐसा हुआ कि मोनोपोली बन गई और इन्होंने अपनी मनमानी चलने स्टार्ट कर दी, तो फिर क्या होगा? एक तो बात यह है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है, वो मुद्दा यहां पर निकल कर आ रहा है कि जो एमएसपी प्राइस मिलता है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो यहां पर दिया जाता है किसानों को, तो उसके लिए किसान जो है कई सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खासकर पंजाब और हरियाणा के। देखिए, जब प्रोक्योरमेंट की बात की जाती है ना हमारी कंट्री में, तो जो आप लोगों ने सुना होगा एफसीआई के बारे में, जिसका एग्जाम भी आप लोग कई बार देते थे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये क्या करती है हमारी कंट्री में, ये अलग अलग किसानों से जो बेसिकली उसका जो सामान है, अनाज वगैरह है, उसको प्रोक्योर करने का काम करती है। और सबसे ज्यादा जो ये चीजें देखने को मिलती है प्रोक्योरमेंट की, ये पंजाब और हरियाणा में आप लोग को देखने को मिलेगी। तो अगर यहां पर प्रोक्योरमेंट कल को करना गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दिया गया और ये बोलने लगे कि आप तो मंडी में ही जाकर बेचो, ट्रेड एरिया में ही जाकर बोलो, तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपनी मनमानी प्राइस पर इनका सामान खरीदेंगे और एमएसपी इनको नहीं मिल पाएगा उस टाइम पर। तो इसके चलते काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलेगी किसानों को। तो इसके चलते किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा हरियाणा और पंजाब के क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि बड़े बड़े किसान होते हैं वहां पर, ठीक है। तो किसान नहीं, इनडायरेक्ट वे में बोले तो बिजनेसमैन की तरीके से देखा जाता है उनको गवर्नमेंट के द्वारा भी कई बार, कि वो काफी लार्ज स्केल पर चीजों को बेचते और खरीदते हैं। तो एक तरीके से ऐसा कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो कई सारे एरिया में कई बड़ा अच्छा खासा जो सोर्स रिवेन्यू टैक्स यहां पर निकल कर आते हैं। तो पंजाब हरियाणा टॉप बेनिफिशियरी में बात करें, या फिर मोस्ट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस है उसके बारे में बात करें, प्रोड्यूस जो होता है उसको प्रोसेस करने का काम करें, रिवेन्यू सोर्स की बात करें, डिपेंडेंसी ऑन राइस एंड व्हीट की बात करें, तो पंजाब और हरियाणा सबसे ज्यादा आप लोग को आगे देखने को मिलेंगे। तो इसलिए यहां पर इनके द्वारा सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि इनको यह लग रहा है कि इनका प्राइस अच्छा नहीं मिलेगा। एक फोर्थ नंबर पर बोला गया, कल को अगर डिस्प्यूट कोई हो जाता है तो जो भी इनके द्वारा अरेंजमेंट की गई इस एक्ट में, वही उसको फाइनल डिसीजन माना जाएगा, वो आगे अपील नहीं कर सकते हैं। इनके द्वारा बोला गया कि हम लोग आगे भी अपील कर सकें, ताकि सिविल कोर्ट में आप लोगों को यहां पर ये करके चलना है, यानी कि यहीं पर ही चीजों को खत्म नहीं करना है। तो ये कई सारे मुद्दे हैं यहां पर किसानों के जो सामने निकल कर आ रहे हैं, और जिसके चलते यहां पर काफी लार्ज स्केल पर ये प्रोटेस्ट देखने को हमारी कंट्री में भी मिल रहा है, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए कुछ चीजें तो जेन्युइन है, पर लेकिन कुछ चीजें फालतू की लग रही है मुझे भी यहां पर, क्योंकि देखिए अगर ऑल्टरनेटिव किसानों के पास में आ जाता है, ट्रेड एरिया अगर बन जाता है, तो कहीं ना कहीं जो बिचौलिया है एक तरीके से वहां से उनका पीछा छुड़ेगा, तो एक अच्छा प्राइस यहां पर मिल पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कई बार कई सारी बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, जैसे कि मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूं, कुछ दिनों पहले न्यूज में भी था, जो चिप्स बनाने वाली कंपनी है जो आलू यूज करती हैं, वो किसानों से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेती हैं। किसानों को बोलती है कि आपका ये पर्टिकुलर जो एरिया है, मान लीजिए 5 बीघे एरिया है, 6 बीघे या फिर 5 एकड़ एरिया है, इसमें आप लोगों को आलू की खेती लगानी है, और जो बीज है वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे कि ये पर्टिकुलर बीज आप लोगों को यहां पर उगाना है, और सारा का सारा हम खरीद लेंगे आपसे। यानी कि एक पर्टिकुलर प्राइस पहले ही सेट हो जाता है कि सारा का सारा हम खरीद लेंगे, तो एक प्राइस अच्छा मिल जाता है किसानों को भी, और उनको कोई टेंशन भी नहीं रहती है कि आगे चलकर क्या कंडीशन होगी, भाव कैसा होगा, मार्केट में क्या कंडीशन होगी। तो इससे ये होता है किसानों को फायदा हो रहता है काफी अच्छा। तो ऐसा नहीं कि नुकसान ही होगा। अभी यहां पर अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, हालांकि इसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एपीएमसी अगर बर्बाद हो जाती है, ट्रेड एरिया डेवलप हो जाता है यहां पर। तो अगर बात करें हमारे संविधान में 7वें शेड्यूल में, तो 7वें शेड्यूल में एग्रीकल्चर आप लोगों को स्टेट लिस्ट में नजर आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जिस तरीके से एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ऐसे ही एग्रीकल्चर जो है वो यहां पर आप लोगों को स्टेट लिस्ट में नजर आता है। तो कंडीशन यहां पर यह बनेगी कि कहीं ना कहीं जो राज्य का एरिया है उसमें इंटरफेयर किया जा रहा है, तो हमारी कंट्री का जो संघवाद का ढांचा है, फेडरलिज्म का सिस्टम है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है। तो ये भी बातें कई बार यहां पर बोली जाती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर मुद्दे हैं जिसके बारे में आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर जो आर्टिकल है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल वगैरह नहीं है, चाइना के बारे में बात की जा रही है। चाइना के जो लीडर है उनके बारे में बात की जा रही है। तो इंडिया यहां पर बात की जा रही है इंडियाज चाइना चैलेंज, ठीक है। तो यहां पर जो अनंत कृष्णा है इनके द्वारा यहां पर ये बेसिकली किताब लिखी गई है। तो ये जो पहले ये जर्नलिस्ट रहे यहां पर द हिंदू के अंदर भी, फिर इनके द्वारा चेंज कर दिया गया, शायद इंडियन टुडे के मतलब कुछ ऐसे कोई एक अलग न्यूज़पेपर है, उसके अंदर जाकर फिर यहां पर ये कनेक्ट हुए। तो इनके द्वारा अपनी जो किताब है उसका एक ओवरव्यू यहां पर दिया गया है, ठीक है। तो ये किताब के बारे में आप लोग आइडिया रख लीजिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, देखिए यहां पर कई सारी किताब अभी रिसेंटली यहां पर देखने को मिली है। तो किताब जो है उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, उनके राइटर जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, और न्यूज में किस लिए है वो किताब कई सारी, उनसे भी कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो बुक्स के बारे में आप लोगों को हल्का हल्का सा आइडिया होना चाहिए। तो इंडियाज चाइना चैलेंज ए जर्नी थ्रू चाइनाज राइज एंड, ये बात की जा रही है राइज एंड व्हाट इट मींस फॉर इंडिया, यानी कि चाइना बढ़ा तो उसका क्या मीन है इंडिया के लिए। तो ये सारी बातें यहां पर इनके द्वारा इस किताब में लिखी गई है। किताब का प्राइस है 599 रुपए।
अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिएगा इसको, आप लोग अगर ज्यादा ही इंटरेस्टेड हैं इंडिया और चाइना के रिलेशन के लिए तो, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं। अच्छा, हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जी के द्वारा भी यहाँ पर अभी एक किताब पब्लिश की गई थी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। उस किताब का नाम आप लोगों को बताना है और किससे रिलेटेड थी वो किताब, उसके बारे में आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर एक तरीके से क्वेश्चन भी है, इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग जरूर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस डेट में आप लोग चाहते हैं वो आप लोग बताइए, यानी कि जो नेक्स्ट टेस्ट है आप लोगों को क्या लगता है कि किस दिन नेक्स्ट टेस्ट होना चाहिए। जैसे कि जो अभी हुआ एक संडे में हो गया, तो आप लोगों के सामने दो डेट हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूं, 23 और 24, ठीक है। तो दोनों में से कोई सी एक डेट आप लोग बता दीजिए जिसमें आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट टेस्ट हो। फिर उसके बाद में जो टेस्ट होगा वो आप लोग होगा 27 में। तो 23 और 24 में से डेट आप लोग कौन सी सुटेबल लग रही है। उसी दिन आप लोग का मॉर्निंग में 9:30 आप लोग का टेस्ट देखने को मिलेगा, या फिर 9:30 चाहते हैं, फिर पहले की तरह 11:30 चाहते हैं। संडे में तो 9:30 हो जाएगा और बाकी दिन 11:30, मतलब जो भी आप लोग के माइंड में रिलेटेड जो भी चीजें हैं आप लोग बताइए इसके बारे में, उसी हिसाब से फिर हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। 23 और 24 में से डेट आप लोगों को बतानी है कि कौन सी डेट आप लोगों को लग रही है कि टेस्ट होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। लेक्चर की पीडीएफ अगर आप लोगों को डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। और भी कई सारी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठी मिल जाती है एक जगह। मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, आप लोगों का रिविजन होगा, सामने वाले को फायदा हो जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।